लेकर आया हूँ न्यू स्टोरी का नया और धमाकेदार एपिसोड। यकीन मानिए आज का सफर आपको रोमांच और मस्ती से भर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी कहानियाँ YouTube पर नहीं देखी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी मजेदार एपिसोड मिस ना करें। ध्यान रहे, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है, इसे असलियत से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह शानदार एपिसोड। तैयार हो जाइए एक नई और अद्भुत दुनिया में कदम रखने के लिए। एपिसोड 12 अन्याय के खिलाफ। शाम होते ही आर्यनगर में सरसराती हवाएं फिर सर्द होने लगी थीं। इस सर्द मौसम में खूनी दस्ते के उन योद्धाओं द्वारा चलाए कोड़ों के निशान आर्यनगर के लोगों के शरीर पर मानो किसी सरकारी मोहर से चमक रहे थे। और ये मोहर थी सत्ता की, ताकत की, इस बात की कि दुनिया में सबसे ऊपर ताकत है, ताकत की ही जय है और ताकतवरों की ही चलती आई है। खूनी योद्धाओं की इस मार ने शाम को बुझती रोशनी के साथ ही मानो लोगों के जहन से भी लायला और दुष्यंत वाली बात मिटा दी। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, कोई भी मान सिंह के इन क्रूर योद्धाओं की मार से नहीं बचा था। जहां रोज रात के खाने का समय होते ही आर्यनगर का हर नागरिक हंसता खिलखिलाता अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ खाना खाता था, वहीं सारा आर्यनगर आज सिसकियां लेता हुआ एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगा रहा था। कोई कुछ करता भी तो क्या, सैनिक राजघराने के, मंत्री राजघराने के, महामंत्री राजघराने के, और ये अन्याय भी राजघराने के भान सिंह और उनके खूनी दस्ते का ही किया था। राजशाही और लोकतंत्र में यही तो फर्क है। लोकतंत्र में जहां जनता के पास आवाज होती है तो वहीं राजशाही में सिर्फ जनता की चीखें। खैर, एक कुशल राजा के होते ऐसा नहीं होता है, मगर लोगों का ये दर्द, उनकी चीख पुकार राजा तक पहुंचने का कोई जरिया भी तो हो। जब यह जरिया ही भान सिंह जैसा क्रूर मंत्री हो तो न्याय ठीक हो, इसकी संभावना केवल ना के बराबर रह जाती है। आर्यनगर की ये सर्द होती हवाएं शायद आर्यन के कान में यही सब बातें फुसफुसा रही हैं, मगर इन बातों से भी बड़ा एक सवाल इस वक्त उसके जहन में गूंज रहा था, जिसका जवाब पाने के लिए परेशान होकर उसने फिर पूछा, मुनमुन, मेरी माँ, उनके बारे में क्या, किस बारे में बात कर रहे थे तुम? आखिर क्या हुआ था पहले? क्या किया था आर्यनगर के लोगों ने मेरी माँ के साथ? खूनी दस्ते की नजरों में आने से पहले आर्यन और मुनमुन छुपते छुपाते आर्यनगर से बाहर निकल आए थे, क्योंकि जो कुछ हुआ उसके बाद आर्यनगर में उनका रहना मौत का निमंत्रण देना था। वहीं आर्यन के दोबारा पूछे सवाल से मुनमुन फिर एक बार सन्न था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वाकई आर्यन इतिहास में हुआ इतना सब कुछ भूल चुका है, या गुस्से में वो उससे सवाल पूछ रहा है। मुनमुन ने हिचकिचाते हुए कहा, मुनमुन, आपसे माफी चाहता हूं। मुझे उस बात का जिक्र करके आपकी दुखती नस को नहीं छेड़ना चाहिए था मालिक। मुनमुन की ऐसी प्रतिक्रिया से इतिहास की इस बात को खंगालना जितना मुश्किल हो गया था, उतना ही इस बात को जानने की उत्सुकता आर्यन के मन में बढ़ गई थी। पर उसका बार बार मुनमुन से पूछना मुनमुन के मन में उसके प्रति शक पैदा कर सकता है, इसलिए आर्यन ने इस प्रश्न को तिबारा पूछने में जल्दी नहीं की। आर्यन और मुनमुन दोनों ही अपना सामान लिए आर्यनगर से बाहर निकल फिर से उसी जंगल में आ चुके थे जहां वो वीरान कब्रिस्तान था। शायद आज की रात उन्हें यहीं खुले आसमान तले गुजारनी होगी। मुनमुन आमतौर पर इतना चुप नहीं रहता था, ना ही आर्यन इतनी देर शांत बैठ सकता था, पर आज की हार का तमाशा दोनों ही अपने अपने गालों पर इस कदर महसूस कर रहे थे कि बातूनी मुनमुन चुप था और जोशीला आर्यन शांत। घने जंगल के बीचों बीच खड़े एक पहाड़ी टीले पर दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में आग तापते दूर से ही आर्यनगर की ओर देख रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे एक मछली हाथ से छूट जाने पर मछुआरा पछता कर देखता है, ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान अपने ऊपर से उड़कर जाते काले बादलों को देखकर तरस जाता है, पर उसकी एक बूंद भी उसके नसीब में नहीं आती, ठीक उसी तरह आर्यन के सीने में भी रह रहकर तूफान उठ रहा था, जो अंदर ही अंदर उसके मन में भूचाल लाए। एक ही जुर्म के लिए दो अलग अलग सजाएं कैसे हो सकती हैं? उसके दिमाग में यह सवाल बार बार उठ रहा था। तभी जमीन पर लेटा मुनमुन दूर आसमान में टिमटिमाते अनेक सितारों को देख बोला, मालिक, क्या इन तारों के पार भी कोई दुनिया होगी जहां सब कुछ, हर कोई बराबर होता होगा, मेरी तरह मोटा, गरीब, हकला, राजा, भिखारी, जहां सब एक समान हो? मुनमुन के सवाल ने जैसे एक पल को आर्यन की आत्मा झकझोर दी। आसमान में टिमटिमाते तारों के बीच देखती आर्यन की आंखें जैसे कुछ ढूंढने लगी हों, कोई दुनिया, कोई जगह जो उसकी असल दुनिया है,
ना चाहते हुए भी वो बोला, दुनिया कोई भी हो मुनमुन, एक चीज हर दुनिया में एक सी ही है। वो क्या मालिक? आर्यन ने कुछ छुपाते हुए सा कहा, लालच मुनमुन, सत्ता का लालच, ताकत पाने का लालच, सिंहासन पाने का लालच। मुझे लगा था इस दुनिया में शायद लोग इतने क्रूर ना हो, पर यहां। आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मुनमुन ने एक और सवाल आर्यन की तरफ दाग दिया। आपकी मां मालिक, क्या सच में आप उनको एक बुरी याद बनाकर भुला चुके हो? ये पूछते हुए मुनमुन की आंखों में आंसू थे। छोटा मुंह, बड़ी बात है मालिक। जरूर मृत्युंजय साम्राज्य और राजधानी में जाने के बाद वो आपको समय नहीं दे पाई। अपने कामों में वो इतनी व्यस्त हैं कि अब उन्हें आपकी खबर नहीं। पर जब उनके पास कुछ भी नहीं था ना मालिक, आपके पिता का नाम भी नहीं, तब उन्होंने गरीबी भुखमरी में भी आपको पाला था। वो भी राज परिवार से ही थी। मगर जब किसी भारी इंसान यानी आपके पिता से शादी करने के बाद वो उनके बगैर सिर्फ आपके साथ आर्यनगर में आई ना, तो इन्हीं आर्यनगर के लोगों ने उन पर तरह तरह के लांछन लगाए थे। यहां तक कि उन्हीं की बहन ने उन्हें राज परिवार से निकालने की मांग की थी, पर वो डटी रहीं। उन्होंने समझा कि यहां सिर्फ और सिर्फ ताकत की कीमत है, और उन्होंने वो ताकत ज्ञान के बल पर प्राप्त की है। दिन रात एक एक करके वो रसायन विशेषज्ञ बनी, राजघराने की उपाधि पाकर महाविदूषिका बनी, और तब आपको उसके दम पर नजर उठाकर जीने का एक सम्मान दिला पाई। ये सुनकर जैसे आर्यन सख्ती में था, पर शायद अभी मुनमुन की बात पूरी नहीं हुई थी, और आर्यन भी उसे रोके बिना सब कुछ जान लेना चाहता था। मुनमुन ने आगे भी उसी उदासीनता के साथ एक गहरा श्वास छोड़ते हुए कहा, पर इतना भी काफी नहीं था। इसलिए आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ सिपाही होने के बाद भी आपको राज परिवार का नहीं माना गया है। मुनमुन ने सुना था, क्योंकि सिर्फ आपकी मां राज परिवार से है और आपके पिता एक बाहरी। इसीलिए आपको ये छावनी के लोग कभी भी ना एक योद्धा, ना ही एक सेनापति का ओहदा देना चाहते थे। बस सारा जीवन एक आम सिपाही बनाकर आपको आर्यनगर में ही खपा देना चाहते थे। ये सुनकर आर्यन की भौहें तन गईं। किसे किसे कहते हुए सुना तुमने ऐसा मुनमुन? मुनमुन कहना नहीं चाहता था, पर फिर भी उसने कहा, आपकी उन्हीं मौसी ने, जिन्होंने सालों पहले आपकी मां को राज परिवार से निकालने के लिए कहा था। वो आपको भी राज परिवार का हिस्सा नहीं मानती, और आपको आर्यनगर में रखने के इस फैसले पर आपकी मां की भी रजामंदी थी, क्योंकि वो भी तो राजघराने का ही एक हिस्सा है। ये सुनकर आर्यन का दिमाग घूम गया। आर्यन के शरीर में मौजूद इस शख्स को अब समझ आने लगा था कि आखिर क्यों आर्यन के मन में अपनी मां के प्रति इतनी नफरत भरी है। मुनमुन ने शक भरी आवाज में कहा, और मुनमुन को तो शक है, हो ना हो, आपको मारने के लिए उन्होंने भी सेनापति अध्यक्ष को उकसाया होगा, क्योंकि इस समय वही आर्यनगर की सुरक्षा मंत्री हैं। उनके जाने बिना खूनी दस्ते नहीं बुलाए जा सकते हैं। गौरतलब है, 2 दिन पहले तक सामान्य चल रही आर्यन की जिंदगी में अचानक इतने दुश्मन कहां से खड़े हो गए थे। उसकी जान के दुश्मन ये सारे लोग अचानक पैदा हो गए, या उसका जीवन हमेशा से ही इतने खतरों में भरा था जिसका उसे अंदाजा नहीं था। मुनमुन की बताई पुरानी बातें सुन आर्यन को भी अब अपनी मौसी के बारे में, अपनी मां के बारे में कुछ कुछ याद आने लगा था, मगर ये यादें अब भी धुंधली थीं। कुछ साफ था तो वो ये कि आर्यन को उस राजशाही और परिवारवाद से नफरत सी हो गई थी। ये असमानता सिर्फ राजघराने का होने से किसी का एक गुनाह पर छूट जाना, और उसी जगह उसी गुनाह के लिए किसी को मार डालने के लिए खुफिया खूनी दस्ते का निकल आना उसे पसंद नहीं आ रहा था। सिर्फ राजघराने का ना होने के कारण किसी को सेनापति अध्यक्ष ना बनाया जाना, और किसी को सिर्फ राजघराने का होने के दम पर उसे आर्यनगर में शाही ओहदा मिल जाना। आर्यनगर का यह अन्याय आर्यन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सिर्फ एक बाहरी पिता होने के कारण उसकी जान के दुश्मन बने ये लोग उसकी आंखों में खटकने लगे थे। आम लोगों पर चलते खूनी दस्ते के वो कोड़े उसके कानों में खनकने लगे थे। आर्यन का गुस्सा पास चलती आग से भी ज्यादा सुलग उठा था, और इसी आग में तपते हुए वो झटके से खड़े होते हुए बोला, मुनमुन, मुझे उन युद्ध गुरुकुलों के बारे में सब कुछ जानना है। मुझे नहीं पता आर्यनगर में जो रिवाज चल पड़ा है वो मृत्युंजय साम्राज्य में कहीं और है या नहीं। पर अगर सवाल सिर्फ ताकत का है तो इसका जवाब सिर्फ खुद को और ताकतवर बनाना है। आर्यनगर को उसी की भाषा में समझाना है। आर्यन की ये बात सुन मुनमुन भी अब खड़ा हो गया और अपने मालिक की बात का जवाब देते हुए बोला, ठीक है मालिक, आप युद्ध गुरुकुल जाकर खुद को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर बनाना
और तब तक ये मुनमुन राजधानी जाकर चिनिमा से मिलने की कोशिश कर उन्हें सारा सच बताने की कोशिश करेगा। आर्यन ने इस पर अपनी गर्दन हिलाते हुए सहमति जताई। इसके अलावा उन दोनों के पास ही कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उनके आर्यनगर लौटने का मतलब था सिपाही दुष्यंत लायला, सेनापति खूनी दस्ता, आर्यन की मौसी और इन सभी का मतलब सिर्फ उनकी मौत था। जंगल के कुछ फलों को खाकर मुनमुन और आर्यन जंगल के इस टीले पर सर्द रात में अब लेट गए। एक अच्छी नींद उन दोनों के लिए ही बहुत जरूरी थी, क्योंकि कल से उनका सफर शुरू होना था। जिंदगी का एक नया पड़ाव। आर्यनगर से दूर, जहां से ज्यादा दूर ये दोनों ही नहीं गए थे। मगर अल सुबह शुरू होने वाले सफर के बारे में सोचकर अब मुनमुन को कुछ घबराहट होने लगी थी, क्योंकि सफर का मतलब है चलना और चलने का मतलब था मुनमुन की मौत आना। यही सोचते हुए मुनमुन ने करवट बदलते हुए कहा, वैसे मालिक, आप उस बारे में अब नहीं सोचते क्या? अधपकी नींद में उबासी लेते आर्यन ने अधमन से ही पूछा, किस बारे में मुनमुन? वो आप एक बार कह रहे थे ना कि आप महाराजा नरसिम्हा की बेटी मृत्युंजय साम्राज्य की राजकुमारी को ही पटाकर उनसे शादी कर लेंगे। मैं कह रहा था कि अगर ऐसा कुछ अभी हो जाता तो काम ही खत्म था। ना आपको युद्ध गुरुकुल में जाकर मेहनत करनी पड़ती, ना ही मुनमुन को सफर करना पड़ता, क्योंकि उनसे ज्यादा तो महाराजा नरसिम्हा की करीबी कोई नहीं। ये भान सिंह तो फिर कहाँ ही लगता है। मैंने तो ये भी सुना है कि मृत्युंजय साम्राज्य की विशाल सेना की नायिका भी वही है। और तो और उनकी खूबसूरती गूंदे आटे सी मुलायम है, जले भगार सी तीखी रसमलाई, दिलकश और मुनमुन की इस बेहुदा बात के पूरे होने से पहले ही तड़कता हुआ एक चांटा उसके गाल पर आ चिपका, जो आर्यन की तरफ से आया था। और साथ ही साथ आई थी आर्यन की कही ये बात भी, राजकुमारी के बारे में ऐसी बातें अच्छी नहीं। ये गुगु क्या है? महाराजा नरसिम्हा को पता चलेगा कि तुमने उनकी बेटी को राजकुमारी को गुगु कहा है, तो तुम्हें इस दुनिया से उड़न छू कर देंगे वो। अब सो जाओ चुपचाप। मुनमुन अपना सा मुंह बनाकर रह गया। पर मैं तो गुगु गुलाब जामुन सी मीठी कह रहा था। सो जाओ चुपचाप मुनमुन। तारों की चादर ओढ़े एक अनजाने सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार मुनमुन और आर्यन घने जंगल के बीचों बीच जलती साग के पास सो गए। मुनमुन ने ठंड से बचने के लिए जहां कपड़ों की 3-4 परतें चढ़ा ली, तो वहीं आर्यन के शरीर पर अब भी भेड़िए की वही खाल लिपटी थी। कैसा होगा आर्यन और मुनमुन का आने वाला सफर? क्या आर्यन के हालातों को बदल पाएगा आर्यन? कैसा होगा आर्यन और मुनमुन का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। एपिसोड 13, जंगली दावत। वैसे तो उजाला होने में अभी काफी समय था, और सुबह तो तभी होती है जब उजाला होता है। ये कहकर मुनमुन ने कई बार अपने मालिक को इतनी जल्दी उठाकर यात्रा शुरू ना करने के लिए मनाया था, पर आर्यन के पास समय नहीं था। उनका यह सफर लंबा होने वाला था। वैसे तो मृत्युंजय साम्राज्य के खास युद्ध गुरुकुलों को उंगली पर गिना जा सकता था, जिनमें से आर्यनगर के सबसे नजदीक था अनंतनाग राज्य के श्रीनगर में बसा युद्ध गुरुकुल। मगर आर्यन वहां नहीं जा सकता था। बीते दिन जो कुछ हुआ, आर्यनगर के लोगों ने अपने दिमाग से मिटाने के लिए भान सिंह ने बड़ी चतुराई से कुछ दिनों के लिए अपने साथी योद्धाओं के पास अनंतनाग में लायला और दुष्यंत को खुद को और ट्रेन करने के लिए भेज दिया था। और श्रीनगर अनंतनाग का ही हिस्सा था, जहां पर बहती पिघले बर्फ की इस कामती नदी को पार करते ही श्रीनगर में पहुंचा जा सकता था। ऐसे में यहां के गुरुकुल में पढ़ना यानी आर्यन के सर पर हर वक्त खतरे की घंटी बजना था। इसीलिए अनंतनाग से कुछ दूर बसे मारतंड नगर के युद्ध गुरुकुल में जाने का फैसला आर्यन कर चुका था। ये फासला लंबा था, और इसी लंबे सफर को जल्दी पूरा करने के लिए उन्हें जल्दी निकलना जरूरी था। कभी कान में तेज गुर्र करके तो कभी मुनमुन की तोंद पर गुदगुदी करके आर्यन ने कई तरह से मुनमुन को उठाने के प्रयास किए, पर कुंभकर्ण के बाद शायद मुनमुन ही वो अगला शख्स था जिसने भगवान से स्वर्गवासन की जगह उबासी लेते हुए निंद्रासन मांग लिया था। उसे जल्दी उठना एक बहुत कठिन काम था। आखिरकार आर्यन ने अपनी तरकीब लगाई और मुनमुन के गोल मटोल शरीर पर बहुत सी चींटियां छोड़ दी, जिसके चलते आलसी करता मुनमुन चीखता चिल्लाता हुआ जाग उठा और उठते ही चींटियों की चपेट से खुद को छुड़ाने के लिए सीधे जंगल की खूबसूरती झील में नहाने के लिए कूद पड़ा। कई देर तक
खुद के शरीर से रगड़ रगड़ कर सारी चींटियां निकालने के बाद मुनमुन बाहर आया, जिसके बाद उसे आर्यन के द्वारा हंसकर बताया गया कि एकाध चींटियों छोड़कर उस पर छोड़ी आर्यन की सारी चींटियां मरी हुई थीं। यह सुनकर मुनमुन की सांसें तेज हो गईं। ये पहली बार था जब मुनमुन की आंखों में अपने मालिक के लिए इतना गुस्सा था। खैर, मुनमुन के साथ खिलवाड़ होना तो अभी शुरू ही हुआ था, अभी तो उसे चलना भी था। इस घने भयानक जंगल से चौकन्ना होकर गुजरते हुए आर्यन हर वक्त हर ओर नजरें जमाए रखा था। जानवरों के हमले का डर जंगल में हमेशा बना रहता है, और हो सकता है सुबह सुबह उनका पेट भी भूख के मारे वैसे ही गुड़गुड़ कर रहा हो जैसा मुनमुन का कर रहा है। बिना खाने के जैसे मुनमुन निढाल लाश बनकर हांफता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे कोई पड़ी नहीं थी कि शेर उस पर आगे से झपट्टा मार दे या भालू उसे पीछे से नोच खाए। बिना खाने और नींद के वैसे भी कोई जीना जीना होता है। वहीं झील के किनारे तेजी से आगे बढ़ता हुआ आर्यन अचानक रुक गया। उसे झाड़ियों में कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। जरूर कोई जानवर था। आर्यन तुरंत अपना सामान जमीन पर फेंक इस हमले के लिए तैयार हो गया। खूंखार मुनमुन भी अपनी बड़ी सी तोंद लिए जमीन पर पड़ा पत्थर और पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर पेड़ के पीछे छुप गया। पर झाड़ियों से इस जानवर के निकलते ही आर्यन के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। झाड़ियों से निकलता एक खूबसूरत नन्हा हिरन झील की तरफ पानी पीने आया था, क्योंकि खेल यहां भी ताकत का ही है। जंगल में शेर जाके और झील के पास अपना घेरा बनाकर बैठे, उससे पहले ही सभी कमजोर जानवर पानी पी लेना ठीक समझते थे, वरना शेर की नजरों में आना उनके लिए मौत का दूसरा नाम था। आर्यन की हालत भी इस वक्त इस हिरन सी ही थी, जिसके चलते वो पास बसे श्रीनगर युद्ध गुरुकुल को छोड़ मारतंड युद्ध गुरुकुल जा रहा था। ये ख्याल आते ही धीमे से हिरन के पास जा आर्यन उसकी आंखों में डर देख उसे पुचकारता हुआ बोला, कोई बात नहीं नन्हे दोस्त, कभी कभी डरना भी बुद्धिमानी होती है। और इसी के साथ आर्यन ने खुद से वादा किया कि वो ये डर अपनी आंखों में कभी ना आए, खुद को इतना ताकतवर बनाएगा। वहीं मुनमुन अभी पेड़ के पीछे अपना मोटा शरीर छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए खड़ा था, जिसे देख आर्यन ने बस हल्की सी मस्खरी करते हुए झुटमुठी शेर सा दहाड़ दिया, जिसे सुनते ही मुनमुन डंडा और पत्थर छोड़ रोते चीखते भाग खड़ा हुआ। आ बचाओ बचाओ। वहीं आर्यन ये देख खिलखिला उठा। आर्यन ने कई बार मुनमुन को पुकार कर रोना चाहा, पर जैसे मुनमुन के हाथी से शरीर को डर के मारे चिड़िया से पर लग चुके थे, जैसे तैसे मुनमुन को पकड़कर रोकते हुए आर्यन ने उसे समझा बुझाकर फिर अपने साथ लिया। ये दूसरी बार था जब मुनमुन को अपने मालिक पर गुस्सा आ रहा था, पर साथ ही मुनमुन को आर्यन के कुछ कुछ बदले इस मिजाज से हैरानी भी थी। ये आर्यन वो आर्यन नहीं है जिसे मुनमुन जानता था। सोचने का नया तरीका, मुसीबत के होते हुए भी ये खुश मिजाजी, मुनमुन को अपने मालिक का यह नया अंदाज रास आने लगा था। आगे का सफर आर्यन और मुनमुन दोनों ने ही झील का किनारा छोड़ घने जंगलों से गुजरते हुए किया, जिससे कि ना वो झील के पास सुबह सुबह पानी पीने आए खूंखार जंगली जानवरों की नजरों में आए, और ना ही उनसे डरकर कोई कमजोर जानवर प्यासा मरे। सिपाहियों और खूनी दस्ते के डर से मुख्य मार्ग के रास्ते ना जा पाने के कारण आर्यन को कई अजीबोगरीब भयानक और अनदेखे रास्तों का सहारा लेना पड़ा। वहीं अब भूख से मुनमुन के साथ साथ आर्यन का भी बुरा हाल था। रह रहकर उनके पेट में हवा के बुलबुले फूट रहे थे। उनकी आंतड़ियां उनके पेट का चुम्बन लेते हुए उसे अपनी ओर खींच रही थीं। पर इन जंगली फलों में कौन सा फल उनके लिए घातक सिद्ध हो जाए उन्हें नहीं पता, सो ऐसा रिस्क लेना उनके लिए ठीक भी नहीं था। जंगल की इतनी गहराइयों में वो पहले कभी नहीं आए थे। कई अलग अलग प्रकार के जानवरों से छुपते छुपाते नए नए रंग बिरंगे फूल, पेड़ पत्ते, जहरीले फल आदि को देखते हुए लगातार आगे बढ़ते हुए आखिरकार आर्यन और मुनमुन इस कांति नदी के पास आ ही पहुंचे। हिमालय के पिघले बर्फ से बनी ये नदी इतनी ठंडी थी कि मुनमुन के पानी पीने के लिए उसमें हाथ डुबोते ही उसकी चीख निकल गई, उसकी उंगली लाल पड़ गई। फिर इसे पीना तो दूर की बात थी, मुनमुन जल्द से जल्द मारतंड नगर पहुंचना चाहता था, ताकि जल्द से जल्द उसे लजीज खाना मिल सके। मगर अब सवाल यह था कि इस कामती नदी का सफर तय करके मारतंड नगर कैसे पहुंचा जाए। आर्यन के पास स्वर्ण मुद्राओं की इस वक्त कमी नहीं थी। जो कुछ वो अपने साथ लाया था वो अब भी उसके पास वैसा का वैसा मौजूद था, पर स्वर्ण मुद्राओं पर तो बैठकर तो
नदी का सफर तय नहीं किया जा सकता ना। हाल ही में हुई बर्फ की बारिश के चलते इस कामती नदी का बहाव भी उफान पर था। ऐसे में बिना किसी मजबूत नाव या जहाज के सफर कर पाना नामुमकिन था। पर तभी मुनमुन और आर्यन के कान में दूर से आती किसी की तेज आवाज में जाती हुई आवाज पड़ी। वो माझी रे, जाना तुझे हिमालय के पार है, सफर ही तेरा संसार है। वो माझी रे, माझी रे, उठा नगर आर से पतवार चला, माझी खींचे नाव किस ओर चला, घर बैठी एक मेहरारू देखे राह तेरी, चला माझी चला घर की ओर चला, अरे चला माझी रे वो माझी रे। तेज आवाज में मछुआरों का पारंपरिक गीत गाता एक मछुआरा अपनी नाव पर ढेर सारी मछलियां लादे अनंतनाग राज्य की ओर बढ़ रहा था। अपने गीत में वो इतना खोया हुआ था कि उसकी बंद आंखों ने अब तक आर्यन और मुनमुन को नहीं देखा था। वहीं आर्यन और मुनमुन की आंखें इस नावे को देख चमक उठी थीं। दोनों ने पुकारते हुए नावे को रोका। मांझी, मांझी जी, रुकिए, हमें भी अपने साथ ले चलिए। अचानक आई इस पुकार से मछुआरे की लय टूट गई। उसने पलट कर देखा, दूर किनारे पर एक लड़का सा सिपाही और हाथी सा इंसान खड़ा है। उसने दूर से ही पुकारते हुए कहा, माफ करना दोस्तों, मेरी नाव पहले मछलियों से भरी है और वजन लादने की इस नाव में हिम्मत नहीं है। आर्यन ने फिर कहा, पर हम इसके बदले आपको स्वर्ण मुद्राएं देंगे। स्वर्ण मुद्राएं सुनकर एक पल को मछुआरा कुछ सोच में पड़ गया, मगर अगले ही पल मुनमुन का वजन अपनी आंखों से ही नाप वो फिर बोला, नहीं नहीं, इस नाव में या तो मेरी मछलियां आ सकती हैं या आपका साथी आ सकता है। दोनों का आना मुश्किल है। बेहतर है आप किसी दूसरी नाव का इंतजार कर लीजिए या कल तक रुकिए। कल अगर मछलियां तलहटी के गुनगुने पानी में नहीं मिली तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा। मगर आर्यन के पास इतना समय नहीं था। साथ ही वो समझ चुका था मछुआरे की दिक्कत क्या है। वहीं अपने वजन का मजाक उड़ाते नाविक को देख मुनमुन का सफेद मोदक सा मुंह तब कर लाल समोसा बन पड़ा। मगर तभी आर्यन ने संभालते हुए कहा, मैं 20 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तुम्हें हमें अनंतनाग राज्य के श्रीनगर बंदरगाह पर छोड़ना होगा। वहां से हम अपना सफर खुद तय कर लेंगे। इतने से सफर के लिए 20 स्वर्ण मुद्राएं सौदा बुरा नहीं था, पर कहते हैं ना, लालच बुरा भला कहां देखता है। मछुआरे ने दाम बढ़ाते हुए कहा, 40 स्वर्ण मुद्राएं। मेरी सभी मछलियों का दाम 40 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अगर सिपाही चाहे तो उन मछलियों को मैं फिर से स्माती मैया में बहाकर सिपाही और उनके साथी को अपनी नाव में बिठा सकता हूं। कहिए सिपाही जी, इतनी सी मछलियों के लिए 40 स्वर्ण मुद्राएं? मछलियां बेच रहे हो या मगरमच्छ? मुनमुन ने झल्ला कर कहा, जिस पर मुस्कुराते हुए मछुआरा बोल पड़ा, सिपाही के साथ ही हिसाबी लगते हैं, पर सिपाही समझदार। तो क्या करना है बताइए सिपाही जी, दाम तो इतना ही रहेगा। आर्यन के पास कोई चारा ना था, पर आर्यन तो आर्यन है। उसने मछुआरे की 40 स्वर्ण मुद्राएं वाली तो मान ली, पर आगे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इन मछलियों के बदले 40 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, मगर मगर ये मछलियां तुम फिर से नदी में नहीं बहाओगे, बल्कि उन्हें किनारे पर उतार कर लाओगे, क्योंकि ये 40 मुद्राएं तुमने मुझसे मछलियों के बदले मांगी हैं। तो इस हिसाब से मछलियों पर अब मेरा मालिकाना हक हुआ। अब मैं उन्हें फिर से नदी में बहाऊं या खूब पका कर खाऊं, यह फैसला भी मेरा है। आर्यन की यह बात सुनते ही मुनमुन के पेट में कूदते चूहे मचल उठे और खुशी के मारे वो अपने मालिक के पैर में गिर पड़ा। मालिक, आप महान हो। वही मछुआरा सौदे के मुताबिक मछलियों को नाव समेत किनारे पर ले आया, जिसे मुनमुन ने बिना देर करे आग जलाकर भून भून कर पकाना शुरू कर दिया। यही हाल आर्यन का भी था, और देखते ही देखते अब दोनों एक के बाद एक गप गप करते हुए मछलियां मचकाने लगे। साथ ही मछलियां पकने की महक से वहां आए जानवरों को भी खिलाने लगे। इतना भोजन करते और इस तरह जंगलियों सा भोजन करते मछुआरे ने पहले किसी को नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि आर्यन और मुनमुन कितने भूखे हैं। आर्यन और मुनमुन को इस तरह खाते देख उसका दिमाग चकरा गया। वहीं आर्यन और मुनमुन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ढेर सारी मछलियों की दावत उड़ाकर, कुछ मछुआरे को भी खिलाकर और बाकी बची सारी जानवरों में लुटाकर आर्यन और मुनमुन जल्दी से नाव में सवार हो गए, क्योंकि इतनी महक से अब किसी भयानक जानवर के आने का खतरा भी मंडराने लगा था। खैर, जी भर खाने के बाद सुस लुस मुनमुन
अब पूरे जोश में आ गया था। वहीं आर्यन भी अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार था। इस कामती नदी के तेज बहाव पर झकोले खाती नाव पर बैठे दोनों ही दूर से जंगलों के पीछे अपने आर्यनगर को आखिरी सलाम दे रहे थे। आर्यन ने मन ही मन एक और वादा करते हुए आर्यनगर की ओर देख बोला, मैं जल्द लौटूंगा और हमारी अगली मुलाकात ऐसी नहीं होगी आर्यनगर, ऐसी नहीं होगी। अपने लंबे बालों को काली पट्टी से बांध खड़ा होता आर्यन अब अपना इतिहास पीछे छोड़ आगे की तरफ धुंध में छिपे मार्तंड नगर अनंतनाग को जल्द से जल्द देखना चाहता था, जहां से उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। वहीं जरूरत से ज्यादा खा चुका मुनमुन हर तरफ से डकारे लेता हुआ इस सर्द मौसम में माहौल गर्मा रहा था। आर्यन ने पूरी उम्मीद से जोश भरे लहजे में कहा, बहुत जल्द हम मार्तंड नगर पहुंच जाएंगे मुनमुन। उसके बाद मैं युद्ध गुरुकुल में दाखिल होकर युद्ध की सारी तकनीक सीखकर अपने आप को साबित करके सब कुछ बदल दूंगा मुनमुन। सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम्हें भी यूं मेरे साथ दर बदर भटकना नहीं होगा। नौकर हवेली, एक सुंदर सी बीवी और शाही ओहदा, तुम्हें भी ये सब मिलेगा। आर्यन की इस बात पर कूल्हे उचकाकर इस सर्द मौसम में भी अपने आसपास का माहौल गर्म रखता हुआ मुनमुन बोला, फिलहाल तो बस एक कमरा चाहिए मालिक, गर्म कमरा, जिसमें जंगली दावत के बाद मुनमुन जी भरकर लेटकर आराम कर सके। मुनमुन की इस मासूम सोच और उसकी बात के पीछे बजे उस खास बैकग्राउंड स्कोर को सुनकर आर्यन और मछुआरा दोनों हंस पड़े। क्या आर्यन के लिए सब कुछ इतना आसान होगा? कैसा होगा आर्यन और मुनमुन का आगे का सफर? क्या कोई और भी है जो आर्यन और मुनमुन के पीछे किसी मुसीबत के रूप में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन ओनली ऑन पॉकेट एफएम। ईपी 14 बिन बुलाए मेहमान। इस कामती नदी को कई सारे लोग इक्षुमती नदी भी कहते हैं, और इक्षुमती यानी ब्रह्मा जी की पुत्री। अरे रामायण में साफ साफ तो लिखा है। अरे रामायण तो पढ़ी होगी तुम दोनों ने। आर्यन और मुनमुन को अपनी नाव में बिठाकर मार्तंड नगर ले जा रहा नाविक इतना बातूनी निकला कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह की धुंध भी नदी के ऊपर कुछ ज्यादा ही जमी थी, जिसके कारण कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ पा रहा था। इसका कारण था दाएं पहाड़ बाएं जंगल, पहाड़ पर बर्फ और बर्फ में जंगल, और फिर ईस कामती नदी तो खुद पिघले बर्फ से बनी थी। हर ओर बस सर सफेद धुंध की चादर थी, जिसके पार देख पाना असंभव था। यहां तक कि आर्यन को कश्ती भी साफ साफ नजर नहीं आ रही थी, ना ही नाविक का चेहरा साफ दिख रहा था। इस शांत माहौल में बस दो ही आवाजें गूंज रही थीं, नाविक की बड़बड़ और पतवार की छप छप। पतवार के साथ नाविक की बातें इस तरह धुन में धुन मिला ही रही थीं, मानो एक लय हो और एक ताल। इधर नाविक कुछ बोले, उधर छपाकर पतवार डोले, इधर पतवार छपा करे तो उधर नाविक फिर कुछ बोल पड़े। नाविक और पतवार की जुगलबंदी को सुन सुनकर अब आर्यन और मुनमुन दोनों पक चुके थे। जहां मुनमुन इस कड़कती सर्दी के माहौल में नाविक की बकबक से बचने के लिए कान में रुई घुसाए घुपघाप के सो गया था, तो वहीं आर्यन को नाविक की आवाज तक चुभ रही थी। उसे सुनते हुए उसकी बड़बड़ाहट में नींद आना नामुमकिन थी। अनंतनाग और श्रीनगर के बारे में आर्यन नाविक से पहले ही सब कुछ पूछ चुका था। उसके अलावा अब नाविक की कही हर बात उसे सहन नहीं हो रही थी। नाविक की ये सारी बातें सिर्फ एक शोर की तरह आर्यन के कानों में गूंज रही थीं। 3 दिन वो इस नाविक के साथ कैसे बिताएगा, उसकी समझ से परे था, क्योंकि आर्यनगर से श्रीनगर तक पहुंचने के लिए कश्ती से 3 दिन, घोड़े से 6 दिन और पैदल 30 दिन लगते हैं। ये जानकारी वो पहले ही निकाल चुका था। ऊपर से नाव इतनी छोटी है, आधी जगह घेर कर मुनमुन सोया है, 1/3 में पैर फैलाए नाविक बैठा है, और उसके बाद जो जगह बची उसमें शायद नाविक का कुछ सामान रखा था, जो कि धुंध में साफ नहीं देख पा रहा था। आर्यन काफी देर से कश्ती के बिल्कुल अगले छोर पर सिकुड़कर बैठा था, जिसे देख नाविक ने कहा, अरे सिपाही जी, आप इस तरह सिकुड़ के क्यों बैठे हैं? फैल के लेट जाइए आप भी अपने साथी की तरह।
नाविक की इस बात पर आर्यन झल्ला गया। और फैलू कहां, तुम्हारे सर पर या मुनमुन के पेट पर? हाँ, अरे इतनी तो जगह है। नाविक ने फिर जोर देकर कहा, मुझे तो नहीं दिख रही। तुम्हें दिख रही है तो तुम वहां बैठकर नाव चला लो, मैं तुम्हारी जगह आकर लेट जाऊंगा। आर्यन ने फिर चिढ़ते हुए कहा, गरम खून। होता है, इस उम्र में ऐसा ही होता है। मांझी के साथ भी हुआ था, पर समय का चक्का घूमे रे घूमे, बच्चा बढ़ जाए, बड़े बच्चा बूढ़ा हो जाए। फिर तुम, सच हल्ला सैनिक। और कहें, क्या कहें? कहें, रहीमन रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। कहते हुए मांझी फिर अपनी मस्ती में गाने और झूमने लगा। इस वक्त अगर धुन ना होकर आर्यन को नाविक की शक्ल दिख रही होती तो नाविक की शक्ल से भी उसे हमेशा हमेशा के लिए नफरत हो जाती। नाविक की आवाज और बड़बड़ाहट से तो उसे पहले ही नफरत हो चुकी थी, मगर तभी सूरज की रोशनी पहाड़ों से छनती हुई हर ओर बिखरने लगी। पक्षियों की मीठी चहचहाट हर ओर पिघलने लगी और ये गुनगुनी रोशनी सफेद धुंध को झटकारती हुई सब ओर उजाला करती हुई फैल गई। वहीं धुंध हटते से दो चीजें साफ हो गईं। एक की नाविक की बातों और उसकी शक्ल में से ज्यादा खतरनाक नाविक की शक्ल है, और दूसरा कि नाविक के कहे अनुसार ये कश्ती सचमुच छोटी नहीं थी। धुंध के कारण जिस जगह को आर्यन कश्ती का एक तिहाई मान रहा था, वो सिरा खुद में दो कश्तियों के बराबर था, जिसे देख मुनमुन तो मुनमुन, आर्यन भी हैरान था। खास लकड़ी से बनी इस कश्ती पर नाविक के रहने की भी सभी व्यवस्था थी। दो कमरे बने हुए थे। खाना बनाने से लेकर पकाने तक का सारा सामान कश्ती पर सवार था, और साथ ही सवार थी मछलियों की कई सारी गठरियां, जो अब भी नाव पर सवार थीं। हो ना हो, नाविक धुन का फायदा उठाकर उन मछलियों को भी नदी में बहाने के नाम पर नाव के इसी हिस्से में डाल देता, जिसके बदले उसने आर्यन से 50 स्वर्ण मुद्राओं का सौदा किया था। धुंध छूटते ही ये सारी चीजें देखते आर्यन और मुनमुन को देख नाविक भी मुस्कुरा दिया और बोला, वैसे तो हर बार मेरा पैतरा चल जाता है, मगर नन्हे सिपाही तुम होशियार हो। धुंध का फायदा उठाकर मैं राहगीरों से मछलियों को नदी में फेंक देने के पैसे ले लेता हूं, जबकि मैं उन्हें नाव के इस हिस्से में डाल देता और बाद में कह देता हूं, ये मछलियां भी बाकी मछलियों की तरह पहले से यहां पड़ी थी, पर तुम इसमें नहीं फंसे। हालांकि मैं जानता हूं ऐसा करना सही नहीं है, पर आजकल सही गलत की पड़ी ही किसे है। खैर, उन दोनों कमरों में से एक का इस्तेमाल सिपाही कर सकते हैं। कहते हुए मांझी फिर से मछुआरों का पारंपरिक गीत गाता हुआ गुनगुनाने लगा। वहीं अपनी गलती को इतनी सहजता से मानकर भी अपनी मस्ती में मस्त नाविक को देख आर्यन और मुनमुन एक दूसरे की शक्ल ताकने लगे। अपनी नजरें पूरी कश्ती पर दौड़ाते हुए आर्यन ने पाया, ये नाव लगभग 10 फीट लंबी और उतनी ही चौड़ी भी है। तकनीक के हिसाब से नाव उतनी अव्वल नहीं थी, मगर उतनी जर्जर भी नहीं थी जितनी आर्यन सोच रहा था। समय गुजरा, दोपहर छटकर अब शाम होने वाली थी। दिन का उजाला अब शाम की छाया लिए दहलीज पर खड़ा था। दूर आसमान में ढलते सूरज को देख, उसकी लालिमा इस कामिता नदी के सफेद पानी पर चढ़ते देख आर्यन को मानो रोमांचित हो रही हो। ये नदी, ये पहाड़, ये शांति, ये पक्षियों की चहचहाट से उसे उत्साहित कर रही थी, कुछ ऐसा करने के लिए जो आर्यन नहीं बल्कि इस वक्त आर्यन के अंदर मौजूद शख्स को पुकार रही थी। संगीत की एक पीर, एक धुन रह रहकर आर्यन के होठों पर बल खा रही थी। ये कोई कविता, कोई नज्म, कोई गीत था जो वो तब गुनगुनाता था जब वो अपनी दुनिया में था, अपनी असल दुनिया में। वहीं दूसरी तरफ नाविक के गाने सुन सुनकर मुनमुन अब चिढ़ सा गया था। उसने अपने हाथों से अपने कान ढक लिए, पर तभी एक मधुर आवाज ने नाविक और मुनमुन दोनों का ही ध्यान अपनी ओर खींचा। मुझे इन हवाओं के पथ पे ले चलो, मुझे इन पहाड़ों के घर पे ले चलो, मुझे जाना है इस जहां के पार, और दूर जहां सब ये बादल, ये नदियां, ये सागर सबको हो मेरा हाँ इंतजार, मेरा हाँ इंतजार। ये गुनगुनाती मखमली सी आवाज आर्यन की थी, जो बीती किसी धुन को याद करता आंखें मूंदे आसमान की तरफ चेहरा करे, ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किए अपनी लिखी कोई पुरानी नज्म गुनगुना रहा था। मुनमुन ये देख हैरान था। आज से पहले उसने अपने मालिक को कभी गाते नहीं सुना था, वो भी इतना अच्छा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ।
वहीं मांझी भी जैसे आर्यन के इस गीत में उसकी स्पीड में खोता जा रहा हो। रोक लो इस समय को, बांध दो हर प्रहर को, नींद से कह दो वो रात को आए ना, आंखों से सपने और ख्वाब बहाए ना, दूर बसी मेरी दुनिया में कोई भी आए पर जाए ना, ओ ले चलो मुझे इस जहां के पार। आर्यन का ये गीत इतना मधुर, इतना गहरा था कि इसके खत्म होते ही नाविक ने अपनी पतवार छोड़ आर्यन को गले से लगा लिया। वही मुनमुन भी जाने क्यों भावुक हो रोने लगा था। नाविक ने कहा, ये मांझी राहगीरों को ठग सकता है, उनसे पैसे ले सकता है, एक सिपाही से कीमत वसूल कर सकता है, पर एक कलाकार से नहीं। तुमने जो अभी अभी गीत गाया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद तुम्हारे साथ एक सफर पर हूं। वाकई आर्यन का गीत इस तारीफ के लायक था। आर्यन के बार बार ना करने पर भी नाविक नहीं माना और आज शाम का खाना उसकी तरफ से। इस बात की जिद करता जल्दी से अपनी नाव को रास्ते में आने वाले एक छोटे से नगर की ओर मोड़ नाविक बोला, पंचताल का खाना बहुत लजीज है सिपाही। पूरे मृत्युंजय समाज में खाने के इतने तरीके, इतने स्वाद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा खाना तुमने आज तक नहीं खाया होगा। हम वहां बस कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे। कहता हुआ नाविक अब तेजी से पतवार चलाने लगा। नदी के उफान पर होने से कश्ती का बहाव पहले से ही तेज था। ऊपर से नाविक के तेज चलते हाथों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो जल्द ही पंचताल पहुंच जाएंगे। पर तभी अचानक जैसे नदी का वेग बहुत तेजी से बढ़ने लगा, लहरें भयानक पछड़े खाती हुई कश्ती पर टकराने लगीं, जिससे कश्ती का बैलेंस डगमगाने लगा था। पानी का ये बहाव सामान्य नहीं था। इसे देख नाविक भी हैरान था। उसे भी आर्यन की तरह ही कुछ समझ नहीं आया। मगर अगले ही पल मुनमुन की नजरों ने वो देखा जो अचानक उठे इस तेज बहाव का कारण था। एक कश्ती, बहुत बड़ी कश्ती, आर्यन की नाव का पीछा करती हुई वहां आ पहुंची थी और तेजी से आर्यन की कश्ती की ओर बढ़ रही थी। इस बड़ी सी कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आर्यन की नाव से लगभग 3 गुना थी। पर यह इस तरफ आर्यन की ओर क्यों बढ़ रही है, समझना मुश्किल है। नाविक के भी हाव भाव कुछ बदलने लगे थे। इस बड़ी कश्ती को गौर से देखने के बाद उसे इस तरह अपनी तरफ तेजी से आने को देखते हुए नाविक ने चिल्लाते हुए आर्यन से पूछा, क्या तुम किसी का कत्ल करके भाग रहे हो? यह सुनते ही आर्यन सकपका गया। आर्यन और मुनमुन दोनों हैरान थे कि नाविक ने अचानक इस तरह का सवाल क्यों किया। मगर नाविक ने फिर पूछा, देखो, अगर ऐसा है तो मुझे अभी बताओ, ये कश्ती जो हमारी ओर तेज बढ़ रही है, ये कोई आम कश्ती नहीं है, शाही घराने की लगती है। और अगर तुम इनसे कुछ चुरा कर भागे हो तो तुम इन्हें जानते हो तो अभी भी बता दो, जिससे कि मैं नाव को तुरंत किनारे पर ले चलूं, और वहां जो कुछ तुम्हारा हिसाब किताब है तुम निपटा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नाविक से इस तरह का सपोर्ट पाकर आर्यन हैरान था। मगर तभी नाविक ने फिर कहा, और ये मत समझना कि मैं ये सिपाही के लिए कर रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक कलाकार के लिए। अब बताओ मुझे जल्दी कि माजरा क्या है। बेचारा आर्यन बताता भी तो क्या कि वो आर्यनगर से क्या कांड करके आ रहा है। जो ये नाव आर्यनगर के अलावा कहीं से आई है, तब तो उन्हें डरने की कोई बात ही नहीं थी। पर अगर ये बड़ी सी कश्ती उन खूनी योद्धाओं के दस्ते से भरी है, तो फिर भागने का भी कोई फायदा नहीं था। यही सब सोचता आर्यन कुछ पलों के लिए जैसे कहीं खो गया। नाविक के बार बार पूछने पर भी आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वहीं दूसरी तरफ वो बड़ी सी कश्ती लगातार आर्यन की नाव की ओर तेजी से आगे बढ़ रही थी। अगर इसी तरह वो आगे बढ़ती रही तो जरूर नाविक की नाव चकनाचूर हो जाएगी। मगर आर्यन अभी सन्न था। क्या बोले, क्या बताए, क्या करे, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसे देखते हुए अब नाविक ही तेजी से अपने हाथ चलाने लगा और उसका साथ दिया मुनमुन ने। दोनों तेजी से पतवार घुमा रहे थे, मगर उनका यह प्रयास विफल था। उस बड़ी कश्ती ने आर्यन की नाव के पास आते हुए अब एक जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर का झटका इतना तेज था कि नाव का संतुलन बिगड़ गया। मगर नावे की कुशलता के चलते और नदी के तेज प्रवाह के कारण नाव उल्टी नहीं। कोई कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही अब वो बड़ी सी नाव ठीक आर्यन की नाव से सकती हुई उसके पास आ गई। कश्ती से कश्ती टकरा रही थीं। बड़ी कश्ती जैसे टक्कर मार मार कर छोटी नाव के साथ खिलवाड़ करते हुए आर्यन की नाव को रोकना चाह रही हो। मगर इन टक्करों के बाद
मुनमुन और नाविक भी दोनों ही नाव को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। कभी बड़ी कश्ती बाएं से आर्यन की नाव को जोरदार टक्कर मारती, तो कभी पीछे से। तभी एक जोरदार झटके से आर्यन की नाव फिर डगमगाई। इस बार का झटका इतना भयानक था कि सोच में डूबा आर्यन गुलाटी खाता हुआ नाव से उछलकर इस कामती नदी में जा गिरा। वही नदी जो सीधा बर्फ से पिघलकर बनी थी, जिसकी ठंड सहन कर पाना बहुत मुश्किल था, जिसकी ठंडक को छूकर ही मुनमुन चिल्ला उठा था। उसी नदी में अब आर्यन का पूरा शरीर नाव से दूर उछलते हुए डूब रहा था। मुनमुन चिल्लाया, मालिक मालिक मालिक, पर आर्यन कहीं भी नहीं था। आखिर कहां गया आर्यन? क्या आर्यन के इस नए रूप को तैरना आता भी था? और अगर आता है तो क्या इतने ठंडे पानी को उसका शरीर सहन कर पाएगा? कौन है ये बड़ी कश्ती में सवार बिन बुलाए मेहमान? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।